हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का लूसेंट सब्जेक्टेबल चल रहा था, तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने प्राचीन इतिहास चालू किया था। तो प्राचीन इतिहास का फर्स्ट चैप्टर जो है भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 प्रागैतिहासिक काल देखेंगे। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, अगर वो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो चैप्टर 2 है प्रागैतिहासिक काल, तो लूसेंट में बहुत शॉर्ट में जानकारी, बहुत कम पॉइंट्स को इसमें दिया गया है और एग्जाम में हमारे ज़्यादा टॉपिक बनते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ अन्य बुकों से भी कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो इधर शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर 2 प्रागैतिहासिक काल। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में जो लूसेंट में दिया गया है वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद अदर पॉइंट्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें जो दिया गया है, इतिहास का विभाजन जो है प्रागैतिहास, आद्य इतिहास एवं इतिहास 3 भागों में किया गया है। प्रागैतिहास इतिहास का जो मतलब विभाजन है वो भारतीय इतिहास का प्रागैतिहास, आद्य इतिहास एवं इतिहास 3 भागों में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जानते हैं प्रागैतिहास काल किसे कहते हैं। जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उस नेक्स्ट पॉइंट है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल दक्षिण नवपाषाण का चमकीला धूसर काल को कहते हैं। उस दक्षिण नवपाषाण चमकीला धूसर काल को कहते हैं जिस काल में पूर्वी नवपाषाण भूरा लाल लेखन कला के लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो दिया गया है ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियंस को ज्ञानी मानव कहा जाता है का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था और शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। यानी पूर्व पाषाण युग और पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका यानी भोजन का जो मुख्य आधार था वो शिकार था और शास्त्र में भी यह भी था कि शिकार जो है उस समय के मानव का मनोरंजन का साधन भी था। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण में हुई तथा उसे सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य स्थायी रूप से एक जगह मतलब रहने का निवास जो है वो प्रमाण हमें नवपाषाण काल से ही मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नवपाषाण काल से मनुष्य के अस्थायी निवास की प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ तथा उसने सबसे पहले जो है कुत्ते को पालतू पशु बनाया। तो यानी कुत्ता प्रथम पालतू पशु हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी। मनुष्य ने जो सबसे पहले धातु का औजार बनाया था वो कुल्हाड़ी थी जो अतिरापक्कम से प्राप्त हुई। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है।
प्रागैतिहासिक काल का सबसे पुराना अन्न उत्पादक स्थल जो है वो मेहरगढ़ है, जो पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो है वो गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, और कोल्डिहवा से का संबंध जो है वो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। यानी कृषि का प्रथम उदाहरण जो मिलता है वो हमें मेहरगढ़ से मिलता है, और कोल्डिहवा से जो है सबसे पुराना चावल का साक्ष्य जो है वो हमें कोल्डिहवा से मिलता है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने होते थे। नेक्स्ट पॉइंट, रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। यानी पल्लवरम में ही जो है प्रथम भारतीय पुरापाषाणकालीन कलाकृति की खोज की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट जो है, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई। यानी मध्य पाषाण काल की जानकारी जो है वो 1867 ईस्वी में मिली थी, जब C.L. कलाइयल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व के 4000 वर्ष के लगभग हुआ है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला है। असम का श्वेत भ्रू गिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है। इमाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। नोट दिया गया है इसमें जो भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, लूसेंट में खाली हमारा इतना ही पॉइंट्स दिया गया है। तो इस चैप्टर को, क्योंकि एग्जाम में अदर पॉइंट्स भी पूछे जाते हैं, तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं अपनी तरफ से, कुछ बुकों से लेकर। तो उन चीज़ों को अब हम लोग पढ़ते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपाठ्य व दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। मतलब हमारा यह हुआ कि सबसे पहले तो प्रागैतिहासिक कोई लिखित साक्ष्य नहीं, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल का जो है लिखित साक्ष्य है, लेकिन वो इतनी हार्ड है जिन्हें अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका। तो उस काल को हम लोग क्या कह देते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का हमें लिखित विवरण है, उसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं उस लिपि को। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता यानी आहड़ एवं जोरवे, ये संस्कृतियां जो थी वो ताम्र सभ्यता के अंतर्गत आती थी। जबकि वैदिक संस्कृत ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है।
वैदिक संस्कृति से जो है वो ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। ये हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यानी संपूर्ण इतिहास जो हमारा पाषाण काल है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया। जो उपकरण बनाए गए थे उनके आधार पर जो हमारा पूरा पाषाण काल था उसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया। फर्स्ट जो था पूर्व पूरा पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल जो है वो कोड उपकरण उसका जो है हस्तकुठार, खंडक एवं विदारणी है। मध्य पूरा का पाषाण काल फसल उपकरण तथा इसमें जो है मध्यपुरा पाषाण काल में फलक उपकरण बनाए गए थे। तीसरा जो है हमारा उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल में तीक्ष्णी एवं खुरचनी उपकरण का प्रयोग किया गया है। तो सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान में है से चापर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए। सर्वप्रथम जो है सोहन नदी घाटी से चापर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृत के उपकरण जो है मिले हैं। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै तथा अतिरापक्कम से हैंडेक्स संस्कृत के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इस संस्कृत के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरापक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। उनके एक मित्र हुआ करते थे विलियम किंग जो है वो अतिरापक्कम से पूर्व पाषाण काल के कुछ उपकरणों को खोज निकाला। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। तो यह भी पूछा जाता है वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन नदी घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। यानी वेलन घाटी में जो हमारा अनुसंधान किया गया वो जी.आर. शर्मा के निर्देशन में किया गया था। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं? बेलन घाटी में। उपकरणों के अतिरिक्त वेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है। तो यह भी पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मातृ देवी की अस्थि निर्मित प्रतिमा कहाँ मिली है, तो वो लोहंदा नाला क्षेत्र से प्राप्त की गई है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। यानी यह जो है प्रतिमा जो है मातृ देवी की जो अस्थि निर्मित है यह संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में रखी गई है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण कार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। यानी मध्य पाषाण काल के उपकरण जो हैं वो कार्टजाइट पत्थरों से बनाए गए हैं। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित होने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। फ्रेंड्स, ये होता है जैसे आग की खोज कब हुई,
तो आग की खोज तो बहुत पहले से हो चुकी थी, आग तो शुरू से ही थी, लेकिन मानव उसका प्रयोग करना नहीं जानता था, तो उसके प्रयोग को मानव ने सीखा था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित होने के कारण वो कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था, यानी जो हमारा पूरा पाषाण काल था, उस युग का मानव जो है शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। तो पूरा पाषाण काल का मानव जो था उसे पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 से 1868 में हुई, जब आर्कीवाल्ड कलाइकल ने विंध्य क्षेत्र में शैलचित्र खोज निकाले। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार जो है सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंघनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। गुजरात स्थित लंघनाज जो है सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डी, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। यानी गुजरात के लंघनाज से हमें मध्य पाषाण कालीन पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान और कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। लंघनाज से जो है 14 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण काल के। मध्य पाषाण कालीन मैदाहा कहाँ है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी के एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। तो मैदाहा से क्या मिला है हमें? प्रथम चीज, मैदाहा जो है मध्य पाषाण कालीन सभ्यता से संबंधित है, और यहाँ से हमें हड्डी एवं सिंह से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने मैदाहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुलन क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा गया है। जी.आर. शर्मा ने मैदाहा के 3 क्षेत्रों, जो मैदाहा था उसको 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है। फर्स्ट है हमारा उसमें से झील क्षेत्र, दूसरा बूचड़खाना संकुलन क्षेत्र एवं तीसरा कब्रिस्तान एवं निवास क्षेत्र। बूचड़खाना संकुलन क्षेत्र से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण, अब ये भी पॉइंट याद करना है किस क्षेत्र से मैदाहा के पूछा जा सकता है। तो बूचड़खाना संकुलन क्षेत्र से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरणों एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में मैदाहा, सराय, नाहरराय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में मैदाहा, सराय, नाहरराय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से जो है हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पाए जाने का उपकरण के फलस्वरूप पश्चिम तथा मध्यवर्ती क्षेत्र में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है। कहाँ पे? मैदान में जो है। और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में से एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर से ऐसी ही समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। अब ये चीज हमारा चल रहा है सराय नाहर
राय की विशेषता, जहाँ पर हमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए मिले। और यहाँ की कब्रें जो हैं यानी समाधियाँ जो हों आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। बिंद क्षेत्र के लिखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुक्स के अनुसार लिखिया से में कुछ 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का प्रारंभ जो है वो मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में जो स्थित है तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो भारत में पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भारत में पशुपालन का प्रथम साक्ष्य जो है वो आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में जो स्थित है, यहाँ से प्राप्त होता है। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैलचित्र का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैलचित्र का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैलचित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई, यानी गेहूं की कृषि जो है वो नवपाषाण काल में शुरू की गई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लुहार देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से लुहार यानी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लुहार देव से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के घाटी तट पर जो स्थित है, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता था। और इन दोनों से ये सारी चीजें प्रमाणित जब हो जाएंगी तो जो संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहार देव है, यहाँ जो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए ये माना जाने लगेगा। लेकिन अभी यह शायद प्रमाणित नहीं किया गया है, इसलिए अभी जब हमारा लोहार देव का वहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन आता है तो हम लोहार देव कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं रहता है तो हम लोगों को इसी पे टिक करना पड़ेगा कि भारत में सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य कोल्डीवा से प्राप्त हुए हैं और कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य में बलूचिस्तान मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चीन के यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया था। बाजरा 55,000 ईसा पूर्व चीन में। सोरघम 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में, ये
इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। चीन के यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया था। दूसरा पॉइंट, मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व, मक्का का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है बाजरा 5500 ईसा पूर्व चीन में, और सोरघम 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में, राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में, तथा जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया था। कौन सी फसलें कब उगाई गई थी, ये जानकारी इन 3-4 पॉइंटों में दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास यानी बुर्ज होम को ही गर्त आवास कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। यानी बुर्ज होम की खोज जो है वो डी टेरा और पीटरसन ने 1935 में की थी। गुफ कराल कश्मीर में स्थित नवपाषाण कालिक स्थल है। गुफ कराल जो है वो कश्मीर में स्थित है और गुफ कराल जो है वो नवपाषाणिक कालीन स्थल है। गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरहंद जो है बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरहंद जो है वो बिहार में स्थित है और दूसरी चीज चिरहंद जो है वो नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से और चिरहंद से जो मिला है वो है, यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। यानी चिरहंद से जो चीजें हड्डियों की हमें मिली हैं वो हिरण की सींग से बनाई गई हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान हुई है। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। मतलब दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो नवपाषाण कालीन स्थल जो है जहाँ राख हमें प्राप्त हुई, मृतकों का टीला, राख के टीले जो है वो कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। पिकलीहल उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख और दूसरे जो है पिकलीहल उतरून आदि स्थान जो है यहाँ से भी राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में मध्य एवं तांबे के उपकरणों इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणी संस्कृत कहा जाता है। यानी ताम्रपाषाणी संस्कृत में तांबे और पाषाण दोनों के औजारों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसे ताम्रपाषाणी संस्कृत कहा जाता है। ताम्रपाषाणी का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई हैं। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां जो हैं वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। आहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंद ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित हैं। आहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंद जो है
ये पूरा स्थल जो है बनास घाटी में स्थित है और बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृत भी कहते हैं। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबे वाली जगह है। गिलुंद बालाथल ओजियाना में घरों की चार दीवारी जो से घेरा गया था, घरों को चार दीवारी से घेरा गया था। आहड़ के नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, आहड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है किंतु कहीं कहीं पकी ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद के में तांबे के टुकड़े मिले हैं। गिलुंद से हमें क्या प्राप्त हुआ? तांबे के टुकड़े। आहड़ संस्कृत 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृतभांड बने हैं, आहड़ संस्कृत जहां अन्य संस्कृतियों में जो है काले व लाल लेप के मृतभांड बने हैं, वहीं यहाँ पर जो है इस लेप के ऊपर सफेद रंग से चित्रकारी की गई है। यानी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत का जो मृतभांड का रंग था वो लाल व काले लेप के थे, लेकिन आहड़ संस्कृत में जो है लाल व काले लेप के साथ इन पे जो है सफेद रंग से चित्रकारी की हुई थी। कृष्ण लोहित मृतभांड परंपरा विशिष्ट रही है इस काल में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण और नवादा टोली प्रमुख स्थल हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण और नवादा टोली प्रमुख स्थल हैं। नवादा टोली मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। यानी नवादा टोली का उत्खनन जो है वो HD संकालिया ने करवाया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस से बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। नवादा टोली से जो मृदभांड हमें मिला है वो लाल और काले रंग के हैं और जिन पर ज्यामितीय आकार की चित्रकारी की गई है। नेक्स्ट हमारा आता है कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति जो है जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ या समकालीन है। इसके मृदभांडों में कुछ पाक हड़प्पीय लक्षण हैं, पर साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। कायथा संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां जो है मालवा क्षेत्र में पाई गई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मालवा संस्कृति की विशेषता क्या थी? मृदभांडों की उत्कृष्टता। यानी मृदभांड यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वो बहुत अच्छे तरीके से मालवा संस्कृति में बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किला बंद हैं। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इमाम गांव की जो बस्तियां थी ये किले बंद बस्तियां थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख स्थल अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद ये जो है अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक हैं। ये सभी पुरा स्थल जोरवे संस्कृत के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। अब तक जितने भी जोरवे संस्कृत के स्थल ज्ञात हुए हैं उनमें दैमाबाद जो है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित वो सबसे बड़ा है। यहाँ लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। नेवासा जोरवे संस्कृत स्थल है। यहाँ से पटसन का साक्ष्य प्राप्त होता है। टोटीदार पात्र एवं परंपरा जोरवे संस्कृत विशिष्ट पहचान है। टोटीदार पात्र और परंपराएं जो है वह जोरवे संस्कृत की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की
ताम्र पाषाण कालीन संस्कृत जोरवे संस्कृत के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों की अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पश्चात की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। इसकी जो जोरवे संस्कृत जो बात की अवस्था थी उसमें जो है 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें से 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनाम गांव में 130 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह बस्ती किला इनाम गांव जो है ये किलेबंद थी और खाई से घिरी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूर्वी भारत में गंगा नदी तटवर्ती चिरांद के अलावा वर्धमान जिले में पांडु, राजार, डिब्बी और पश्चिमी बंगाल के वीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय है। ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, यह ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। मतलब पूर्वी भारत में अगर देखा जाए तो गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्र चिरांद के अलावा, चिरांद कहाँ था? बिहार में। और इसके अलावा भी जो है वर्धमान जिले के पांडु, राजार, डिब्बी और पश्चिमी बंगाल में वीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणकालीन स्थल हैं। कुछ अन्य पुरास्थल जहां खुदाई हुई है वह हैं बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह। बिहार में जो है सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग जो हैं टोटी वाले जलपत्र, गोड़ीदार तस्तरियां और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का भी शिकार करते थे। ऊंट के भी अवशेष मिले हैं। मनुष्य मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ये सारी चीजें हमें कब होती थी? ताम्रपाषाण युग में। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गोटियां भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। तो कपास, सन और सेमल की रुई के धागे कहाँ मिले हैं? महाराष्ट्र में। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी से मूर्ति यानी टेराकोटा किसे कहते हैं? जो मिट्टियों की छोटे छोटे खिलौने बनाए जाते थे उन्हें हम टेराकोटा के नाम से जानते हैं। बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा का प्रतिरूप है। इनाम गांव में एक मातृ देवी की प्रतिमा मिली है जो पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली इसी प्रकार की प्रतिमाओं का रूप मिलता है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ यानी सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था।
पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। ये चीजें हमें कहां से मिली हैं? मध्य प्रदेश के गुंगरिया से प्राप्त हुई है। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन, कायथा संस्कृति जो थी वहां एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। इस स्थान में स्टेटाइट और कार्निलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहाल, संगनकल्लूर, मस्की, हुल्लूर आदि के ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार ने एक विभाग के रूप में गठित किया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रित कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर हमारा आज का यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा वो पार्ट 3 सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।